Hello student and welcome to our channel CA Aditya Chaudhary classes. I hope you revised our videos on marketing management, financial marketing जो मैंने ऑलरेडी अपलोड कर लिए हैं। अगर आपने रिवाइज नहीं किया है तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक अटैच कर दिया है। बट डोंट वरी, दिस चैप्टर इज नॉट एट ऑल रिलेटेड विद द अर्लियर वन। ठीक है, आपको कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। इस चैप्टर का उससे दूर दूर तक कोई लिंक नहीं है। Today we will cover the chapter Consumer Protection Act 1986 from our second part of business studies. Thereafter from next videos we will cover the further topics from first book, क्योंकि अपना second book यहाँ पे complete हो जाएगा इस chapter के बाद। Important point must be noted that from this lecture onward I am providing you the full colorful chart notes for the subject business studies of class 12. पूरा का पूरा चार्ट नोट्स है। उस चार्ट नोट में सब कुछ कवरेज रहेगा, 100% कवरेज रहेगा और वो चार्ट अपने आप में ही रिवीजन मटेरियल है। पढ़ते 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 आपको रिवाइज हो जाएगा। With the help of these notes and lectures, you would not require to devote so much of time on this subject, and now it's easy to fetch 100% score in business studies. अगर आप कॉमर्स विद मैथ के भी स्टूडेंट हैं, देन इस लेक्चर के बाद इस लेक्चर में आपको बस मेरे क्लास और मेरे नोट्स के अलावा कहीं जाने की जरूरत नहीं। आप अपने मैथ्स और अकाउंटेंसी जैसे और पेपर्स पे फोकस करें। You can download the colorful chart notes for the entire business studies from our website, theaccountantblog.com, and the link of the same has been attached in the description box. But theaccountantblog.com का जो भी अपना वेबसाइट है, जो अपना उसका लिंक मैं यहाँ पे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच कर दे रहा हूँ, जहाँ पे आपको ये पूरे कलरफुल चार्ट नोट्स मिलेंगे। ओके, चलो कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। देखो, तो सबसे फर्स्ट आप गूगल पे जाओगे। गूगल पे आपने क्या टाइप करना है? सिंपली द अकाउंटेंट ब्लॉग सीए आदित्य। यहाँ पे आपको सबसे ऊपर जो वेबसाइट मिलेगी द accountantblog.com, ये अपनी वेबसाइट है। यहाँ पे आप जाओगे, कैटेगरीज में आप बिजनेस स्टडीज सेलेक्ट करोगे। अगर आप मोबाइल वर्जन यूज करोगे तो वहां मेन्यू का ऑप्शन आएगा और इसमें देखो, यहाँ पे स्क्रॉल डाउन करते जाओ, सारे चैप्टर आपको यहीं पे मिलेंगे। इस पे मैं अभी चल रहा हूँ आपके कंज्यूमर प्रोटेक्शन में। ये अपना क्लास 12 बिजनेस स्टडीज कंज्यूमर प्रोटेक्शन। सबसे फर्स्ट देखो, इस चैप्टर में पढ़ना क्या क्या है। आप डायरेक्ट यहाँ पे इस लिंक पे भी जा सकते हो। कंज्यूमर प्रोटेक्शन, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मस्ट रिफंड एनी एक्स्ट्रा फीस पे। मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है जिससे आपको इस चैप्टर की नीड समझ आ जाएगी। ये चैप्टर आया क्यों, लोगों को क्या दिक्कतें हो रही थी। तो यहाँ पे मैंने देखो एक एग्जांपल दिया है, एजुकेशनल, ये रिसेंट एक केस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मस्ट रिफंड एनी एक्स्ट्रा फीस पेड। कहते हैं ये स्टूडेंट वाज आस्क्ड टू डिपॉजिट अ लंप सम फीस ऑफ ₹1 लाख एज द फीस ऑफ कोचिंग फॉर मेडिकल एंट्रेंस एग्जामिनेशन फॉर नेक्स्ट 2 ईयर। एक स्टूडेंट है, उसको मेडिकल एंट्रेंस ज्वाइन करना था, उसकी फीस 1 लाख रुपीस थी, उसकी कोचिंग 2 साल चलनी थी। ठीक है, स्टूडेंट ने पूरे के पूरे पैसे को 2 इंस्टॉलमेंट में जमा करवा दिया। उसके बाद देयरफॉर अब यहाँ पे क्या हुआ, however the student realized later that the quality of the coaching institute was not substandard। बाद में स्टूडेंट को क्या रियलाइज होता है कुछ महीनों बाद कि ये इंस्टीट्यूट की क्वालिटी जैसा मैं एक्सपेक्ट कर रहा था वैसी इसकी क्वालिटी नहीं है। अब ऑब्वियसली स्टूडेंट रिफंड चाहेगा। देयरफॉर सॉट अ रिफंड फॉर द रिमेनिंग पीरियड। उन्होंने क्या बोला कि सर जो भी आपने मुझे पढ़ाया है उसके फीस आप डिडक्ट करके बाकी फीस मुझे रिफंड कर दो। बट कोचिंग इंस्टीट्यूट ने इसे रिफंड कर दिया, सॉरी रिफ्यूज कर दिया। सॉरी, इन द ऑर्डर बाय द स्टेट कंज्यूमर फोरम, स्टूडेंट ने कंज्यूमर फोरम में अपील फाइल करी, कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट दायर करी। मींस जब भी एक कंज्यूमर को कोई डिफेक्टिव गुड्स मिलता है या डेफिशिएंट सर्विसेज मिलता है, गलत गुड्स या गलत सर्विसेज मिलती है, तो वो कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट दायर कर सकता है। ठीक है, और कंज्यूमर फोरम में एक ऑर्डर पास किया, बोला कि आप इसको सिर्फ और सिर्फ इनकी फीस नहीं, आप इनको लीगल कॉस्ट भी इनको वापस करना है। मींस जो इन्होंने मुझे कंप्लेंट फाइल करने में जो इनका कॉस्ट लगा ना, उसके पैसे भी आप इनको रिफंड करो। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने क्या बोला कि अगर किसी कंज्यूमर को कोई डिफेक्टिव गुड्स या डेफिशिएंट सर्विसेज मिलता है तो वो कंज्यूमर फोरम में एक मैकेनिज्म होता है, 3 टियर रिड्रेसल मैकेनिज्म, उसका यूज करके कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ जाओ, इस चैप्टर का इंडेक्स क्या क्या पढ़ना है। इंट्रोडक्शन ऑफ चैप्टर, हु आर कंज्यूमर, कंज्यूमर होता कौन है, हु कैन फाइल कंप्लेंट अंडर कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर फोरम में कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है, कंप्लेंट फाइल करने का रूट है 3 टियर रिड्रेसल मैकेनिज्म। एक्चुअली होता क्या है 3 टियर रिड्रेसल मैकेनिज्म,
अगर आपने कंप्लेंट फाइल किया तो कंज्यूमर फोरम क्या क्या ऑर्डर फाइल कर सकती है, कंज्यूमर के राइट्स क्या होते हैं, कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या होती है, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों इतना जरूरी हो चुका है, और देयर आर लॉट ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन जो कंज्यूमर की हेल्प करते हैं उनके कंप्लेंट फाइल करने में, उनको अपडेट रखने में। तो उस कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, उस एनजीओज का क्या रोल होता है। तो आज आप चैप्टर स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन में सिर्फ ये बताया गया कि क्यों कंज्यूमर प्रोटेक्शन पढ़ना इतना जरूरी हो गया आज के टाइम। आज के टाइम क्यों जरूरी हो गया, तो देखो, कंज्यूमर इज सेड टू बी किंग इन अ फ्री मार्केट इकोनॉमी। आप सिर्फ यहाँ पे रेड वाले वर्ड को देखो, सेंटेंस खुद आपको जनरेट होगा। कंज्यूमर को किसी भी इकोनॉमी का किंग बोला जाता है। ऑब्वियसली एक वही अल्टीमेट पर्सन है जो मार्केट से सामान को खरीद रहा है, जिससे इकोनॉमी सर्कुलेट हो रही है, प्रोडक्शन कंजप्शन सब जो भी चल रहा है, अल्टीमेटली आदमी कौन है जो खरीद रहा है, तो वो कंज्यूमर है। कंज्यूमर को किंग बोला जाता है किसी भी इकोनॉमी का। पुराना एक कॉन्सेप्ट होता था कैवेट एम्पटर, अब वो बन गया कैवेट वेंडिटर। बोलोगे क्या है सर ये? कैवेट एम्पटर का मतलब होता था लेट द बायर बीवेयर, लेट द बायर बीवेयर। इसका मतलब जब कंज्यूमर कोई सामान खरीदेगा तो वो खुद देख ले कि वो सामान सही है या नहीं। लेट द बायर बीवेयर, बायर को बीवेयर होने दो। लेकिन अब ये नहीं चलेगा। ऐसे होता क्या था, सेलर में गलत मटेरियल भी बेच देता था और बाद में बोलता था कैवेट इम्पोर्टर रूल के हिसाब से आपको खुद ये अवेयर होना चाहिए ये प्रोडक्ट आपके लिए सही है या नहीं है। बट अब रूल चलता है कैवेट वेंडिटर, लेट द सेलर बीवेयर। सेलर को सब कुछ बताना पड़ेगा बायर को कि ये सामान उनके लिए सही है या नहीं है। अब तो देखो, पहला तो क्या बोला, कंज्यूमर प्रोटेक्शन क्यों जरूरी है, कंज्यूमर किंग है। पुराना रूल होता था कैवेट एम्पटर लेट द बायर बीवेयर, अब रूल चलता है कैवेट वेंडिटर लेट द सेलर बीवेयर। कंज्यूमर की स्क्लप्चर्स, एक्सप्लॉइटिव, अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस चल रहे हैं। ऐसे ऐसे प्रैक्टिसेस मार्केट में आ चुके हैं, जैसे कि अनसेफ प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, एडल्टरेशन हो गया, फॉल्स प्रोडक्ट बेचा जा रहा है, मिसलीडिंग किया जा रहा है, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है, गलत प्राइसिंग की जा रही है। कंज्यूमर मतलब मार्केट में लूट मची है। कंज्यूमर इतना एक्सप्लॉइट किया जा रहा है, कम वजन दिया जाता है, ज्यादा प्राइस चार्ज किया जाता है, गलत प्रोडक्ट दिया जाता है, सेलर को बस बेचना है। तो इन चीजों की वजह से एक एक्ट लाया गया, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986, जिसमें बायर ना कंज्यूमर फोरम में कंप्लेंट फाइल कर सकता है विद द हेल्प ऑफ 3 tier रिड्रेसल मैकेनिज्म। ठीक है, अब बताओ, सबसे पहले ये बात आपको जाननी जरूरी है कि नहीं कि कंज्यूमर है कौन अल्टीमेटली, कि सर मैं कंज्यूमर हूं भी या नहीं हूं, पहले ये तो पता चले। सिंपल सा वर्ड, आपने अभी तक क्या सोचा है, जो भी कोई सामान खरीदता है, चाहे वो गुड्स खरीदता है चाहे वो सर्विस खरीदता है, खरीदने वाले को कंज्यूमर बोला जाता है। लेकिन ये पूरी डेफिनेशन नहीं है। पूरी डेफिनेशन आपको इस चार्ट में क्लियर होगा। आप इस चार्ट को अगर ध्यान से देखोगे तो साथ ही साथ आपको ये डेफिनेशन याद भी हो जाएगा। मैं बताऊं, मैंने ये चार्ट कुछ ऐसा ही एफर्ट लगाकर ड्राफ्ट किया है। देखो, कंज्यूमर मीन्स अ पर्सन हु बाइज गुड्स और सर्विसेज। देखो, कंज्यूमर एक ऐसा पर्सन होता है जो गुड्स और सर्विसेज को बाय करता है और हायर और अवेल सर्विसेज, या तो सर्विसेज या गुड्स को हायर पे लेता है, रेंट पर लेता है, फॉर अ कंसिडरेशन, बट फ्री में नहीं लेता। फॉर अ कंसिडरेशन मतलब उसके बदले में कुछ वो पैसे दे रहा है, और वो कंसिडरेशन पेड होना चाहिए, मतलब कंसिडरेशन आपने पे कर दिया, और प्रॉमिस्ड टू होना चाहिए, मतलब आपने प्रॉमिस टू पे होना चाहिए। आपने अगर नहीं दिया तो आपने क्रेडिट पे मतलब खरीदा है, क्रेडिट मतलब 2 महीने बाद में पे करूंगा। और पार्टली पेड एंड पार्टली प्रॉमिस्ड, या तो आपने कुछ पैसे दे दिए, बोला कुछ पैसे मैं बाद में दूंगा, और अंडर एनी स्कीम ऑफ डेफर्ड पेमेंट, जिसको ईएमआई बोलते हैं, कि मैं पैसे डेफर 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 करके दूंगा। तो क्या बोला, कंज्यूमर मीन्स अ पर्सन who buys goods or services or who hires or avails services for a consideration. Consideration may be paid or promised to pay, or partly paid and partly promised to pay, or under any scheme of deferred payment. That's all. But यहाँ पे 2 नोट लिखा है मैंने, it includes the beneficiary of services. इसमें देखो क्या लिखा है, इधर जो नोट्स लिखा है वो गुड्स के लिए, इधर जो नोट्स लिखा है सर्विसेज के लिए। बोलोगे सर मान लो कि मैंने ये गुड्स खरीदा था, कोई सामान खरीदा था मैंने, ये रहा, ये पेन मैंने खरीदा था, पेन का कंज्यूमर मैं हूं, बट आपने मेरी परमिशन से इसको यूज करने के लिए लिया कि सर मुझे ये ना 10 दिन के लिए पेन दे दो। अब बाद में आपको इस पेन में कोई डिफेक्ट मिलता है तो क्या आप फाइल कर सकते हो क्या? तो बिल्कुल आप फाइल कर सकते हो, बशर्ते आपने ये पेन मेरी परमिशन से लिया हो। ठीक है, तो क्या लिखा है, इधर वाला नोट्स पढ़ो, इधर वाले, it includes user of such goods when used
with the approval of original buyer but not include a person. बट कंज्यूमर के डेफिनेशन पे वो पर्सन नहीं आता है जो परचेज कर रहा है फॉर द पर्पस ऑफ रीसेल और कमर्शियल। मतलब आप अगर कोई गुड्स खरीद रहे हो बेचने के लिए, दैट मींस आप कंज्यूमर नहीं। ऐसे ही सेम सर्विसेज में आता है कि इसमें सर्विसेज की बेनिफिशियरी को भी यूज किया जाता है। लाइक मैं एक एग्जांपल देता हूँ, मैं चार्टर्ड अकाउंटेंट हूँ, आपने मेरी सर्विसेज यूज करी, अब बताओ आपने मेरी सर्विसेज यूज करके और फिर उसमें अगर कोई डेफिशिएंट आया तो बताओ आप फाइल कर सकते हो क्या? तो कहता है इट इंक्लूड्स बेनिफिशियरी ऑफ सर्विसेज, मतलब जिसके लिए वो सर्विसेज दिया जा रहा है ओरिजिनली। लेट्स से मैं एक एग्जांपल देता हूँ, पूरा का पूरा क्लियर एग्जांपल ध्यान से सुनना। मेरा ब्रदर चार्टर्ड अकाउंटेंट है, मैंने उनसे एक सर्विस ली, ठीक है, मैं एक कंज्यूमर हो गया क्योंकि मैंने सर्विस लिया। अब मैंने सर्विस लिया कि ये काम मैं कर सकता हूँ या नहीं कर सकता। अब आपने बोला कि सर मुझे भी ये काम करना है, मैंने बोला ठीक है यार कर लो, उन्होंने मुझे बोला था कि तुम कर लो तो तुम भी कर लो। अब आप बोलोगे क्या मैं ओरिजिनल चार्टर्ड अकाउंटेंट के खिलाफ, मतलब मेरे ब्रदर के खिलाफ आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो? तो बिल्कुल कर सकते हो अगर आपने उस सर्विसेज का यूज मेरी परमिशन के बिना नहीं किया होगा। So it includes beneficiary of services when services availed with the approval of the concerned person. But फिर से इसमें वो पर्सन नहीं आता जो सर्विसेज को ले रहा है फॉर कमर्शियल पर्पस, ठीक है। तो ये हो गया अपना डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर। अब आता है नेक्स्ट पॉइंट। चलो पहले इससे रिलेटेड कुछ ना एग्जांपल देखते हैं। देखो एक मैंने यहाँ पे केस स्टडी दी है, फास्ट देखना क्योंकि अपने को कम टाइम में पूरा चैप्टर रिवाइज करना है। कहता है सोनू परचेज अ मेडिसिन फ्रॉम अल्फा मेडिसिन स्टोर फॉर हिज वाइफ। सोनू ने अल्फा मेडिसिन स्टोर से दवाइयां खरीदी अपनी वाइफ के लिए, who had stomach pain, ठीक है। But even after giving the medicine, wife's condition did not improve and she had to be admitted in a nearby hospital for treatment. सोनू ने अपनी वाइफ के लिए कोई दवाइयां खरीदी पर वो दवाई काम नहीं किया, पेट में दर्द अभी भी हो रहा था। Doctors on examination found that medicine given to Sonu's wife were spurious, मतलब वो बेकार मेडिसिन है। सोनू कंप्लेंट अबाउट दिस टू अल्फा मेडिसिन स्टोर। सोनू ने अल्फा मेडिसिन स्टोर को इसके बारे में कंप्लेंट करा। एज अ रिजल्ट अल्फा मेडिसिन डिसाइडेड टू फाइल अ कंप्लेंट अगेंस्ट द मैन्युफैक्चरर। अल्फा मेडिसिन ने बोला भाई साहब मेरी गलती नहीं है, मैंने जहां से ये दवाई जिस मैन्युफैक्चरर से खरीदी है मैं वहां पे कंप्लेंट फाइल कर दूंगा। क्वेश्चन है बताओ अल्फा मेडिसिन ये कंप्लेंट लॉन्च कर सकता है क्या? बताओ अल्फा मेडिसिन, मैंने बोला कंज्यूमर होगा तभी वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। क्या अल्फा मेडिसिन कंज्यूमर है? क्या था कंज्यूमर का डेफिनेशन में? एक नोट कि अगर आप उसको गुड्स को खरीदते हो फॉर रीसेल पर्पस तो बताओ सोनू जरूर फाइल कर सकता था क्योंकि सोनू अल्टीमेट कंज्यूमर था, बट अल्फा मेडिसिन तो इसको रीसेल के लिए खरीद रहा था, तो अल्फा मेडिसिन फाइल नहीं कर सकता, सोनू फाइल कर सकता है। नेक्स्ट देखो नेहाज एल्डर ब्रदर परचेज आईफोन 6 एप्पल मोबाइल खरीदा फॉर ₹65,000 विदाउट कैश मेमो। सबसे बड़ी गलती, ध्यान रहे ये क्वेश्चन आगे आप पढ़ लेना, कुछ भी नहीं है इसमें, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नेहा ने आईफोन 6 एप्पल खरीदा बट कोई भी कैश मेमो नहीं लिया, कोई भी इनवॉइस नहीं लिया। ध्यान रहे कोई भी कंज्यूमर कोर्ट में कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता जब तक उसके पास कोई इनवॉइस ना हो। इनवॉइस नहीं है तो प्रूफ ऑफ परचेज नहीं है, तो ये आपकी राइट बनती है, ये आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी है राइट से ज्यादा कि आप जब भी कोई सामान खरीदे तो इनवॉइस जरूर ले। नेक्स्ट आ जाओ। उसके बाद बस अब आगे यहाँ पे हमने देख लिया कंज्यूमर का मीनिंग, साथ ही साथ मैं केस स्टडी इसीलिए करवा रहा हूँ ताकि आपको पता चल जाए किस टॉपिक को किस नजरिए से पढ़ना है आपने। अब अपना नेक्स्ट टॉपिक आता है, यहाँ पे देखो इंडेक्स पे आप कंट्रोल रखना। डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर कर लिया, हु कैन फाइल कंप्लेंट अगेंस्ट द कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कहता है एक तो कंज्यूमर ऑलरेडी डिस्कस्ड हु आर कंज्यूमर, एक तो सिंपल सा लैंग्वेज है कंज्यूमर फाइल कर सकता है, एक है रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन। बहुत सारे इंडिया में रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन है जो आपके बिहाफ पे कंप्लेंट फाइल करते हैं। रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन भी आपके बिहाफ पे कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट फाइल कर सकती है कंज्यूमर कोर्ट में। अगर सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट को किसी प्रोडक्ट से एक जनरल प्रॉब्लम आ रहा है
कि इस प्रोडक्ट में कोई दिक्कत है, बहुत सारे पब्लिक एट लार्ज उनको कंप्लेंट डाल रही है कि सर ये प्रोडक्ट में गलतियां आ रही है, तो सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट अगर बहुत सारी पब्लिक के रिक्वेस्ट पे कंज्यूमर कोर्ट को कंप्लेंट फाइल कर सकती है। वन और मोर कंज्यूमर्स ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस ऑफ कंज्यूमर हैविंग सिमिलर इंटरेस्ट, अगर बहुत सारे कंज्यूमर है उनका सिमिलर इंटरेस्ट है, सिमिलर प्रॉब्लम, तो बहुत सारे कंज्यूमर क्या करेंगे, एक कागज पे अपनी अपनी विटनेस देकर और कोई एक कंज्यूमर उनके बिहाफ पे, सभी कंज्यूमर के बिहाफ पे वो कंप्लेंट फाइल कर देगा। मान लो एक दवाई है, कॉमन दवाई है, उसमें ना 100 कंज्यूमर को दिक्कत आ गई, 100 कंज्यूमर मिलेंगे और कोई एक कंज्यूमर राम में बोलेगा भाई साहब ये सभी कागज पे अपने अपने दस्तखत कर दो, मैं तुम सबके बिहाफ पे कॉमन क्यों 100 कंप्लेंट दायर करोगे, एक ही कंप्लेंट में सब कुछ फाइल कर देता हूँ मैं। मींस complaint can be filed by one or more consumer on behalf of numerous of consumer who are having the same issue. लीगल हियर और रिप्रेजेंटेटिव ऑफ डिसीज्ड कंज्यूमर, अभी अभी आपने देखा था सोनू ने दवाई खरीदा, खुदा ना खास्ता सोनू ने अपनी वाइफ के लिए दवाई खरीदा, उनकी वाइफ की डेथ हो गई, दवाई भाई साहब ने ऐसी दवाई दी कि उसकी डेथ हो गई। अब जो उसका लीगल हियर है, जो लीगल रिप्रेजेंटेटिव है, क्योंकि वो ऊपर से तो आएंगी नहीं कि नहीं मैं कंप्लेंट पहले फाइल करूंगी उसके बाद में मरूंगी, पॉसिबल है, ठीक है, तो उसका लीगल हेयर और रिप्रेजेंटेटिव उसके बिहाफ पे कंप्लेंट फाइल कर सकता है। तो यहाँ पे देखा आपने कंप्लेंट कौन फाइल कर सकता है, किसी को भी रिपीट करना हो तुरंत आप पीछे जाकर रिपीट कर सकते हैं। वैसे ये अपना चार्ट अपने आप में ही रिवीजन है, पॉजिटिवली ले। नेक्स्ट आओ, अरे भाई साहब ये डेढ़ कहां से खुल गया। इंडेक्स पे अपना कंट्रोल चार्ट है, बताओ हमने क्या क्या पढ़ लिया। डेफिनेशन ऑफ कंज्यूमर, हु कैन फाइल अ कंप्लेंट, 3 टियर रिड्रेसल मैकेनिज्म। ये क्या होता था, मैंने आपको बताया था किसी भी कंज्यूमर को अगर डिफेक्टिव गुड्स या डेफिशिएंट सर्विसेज, जैसे अभी सोनू को डिफेक्टिव गुड्स मिला था, तो जब वो कंप्लेंट फाइल करेगा ना तो कौन से मैकेनिज्म का यूज करेगा, 3 टियर रिड्रेसल मैकेनिज्म। ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट कहीं भी जाकर कंप्लेंट किसी भी कोर्ट में फाइल कर दोगे, कुछ कोर्ट बनाए गए हैं। तो 3 टियर रिड्रेसल मैकेनिज्म बनाया गया टू रिजॉल्व द डिस्प्यूट्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। कंज्यूमर प्रोटेक्शन के केसेस जब भी आप फाइल करो इस 3 टियर रिड्रेसल मैकेनिज्म को ध्यान में रख लेना। पहला है डिस्ट्रिक्ट फोरम, जो छोटे केसेस होते हैं वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाते हैं, अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम से बात नहीं बनी तो वो केस स्टेट कमीशन को चला जाता है, अगर स्टेट कमीशन से भी बात नहीं बनी तो वो नेशनल कमीशन को चला जाता है। ये सेम वैसा ही है, जब आप कंप्लेंट फाइल करते हो तो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, देन कहाँ आपका स्टेट लेवल पे हाई कोर्ट, देन आपका सुप्रीम कोर्ट। तो सबसे फर्स्ट डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन, ठीक है। आप इसको अपना लीगल उस वाले की बात ना करें कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में कैसे होगा, पहले हम लोग ये डिस्कस करते हैं। बताओ, सबसे पहले आता है डिस्ट्रिक्ट फोरम। डिस्ट्रिक्ट फोरम में कौन कौन से लोग होते हैं, तो डिस्ट्रिक्ट फोरम जब भी बनाया जाता है तो उसमें एक प्रेसिडेंट होता है और 2 अदर मेंबर होता है। डिस्ट्रिक्ट फोरम में एक प्रेसिडेंट होता है और 2 मेंबर होते हैं, उन 2 मेंबर में कम से कम एक फीमेल मेंबर का होना जरूरी है। 1 प्रेसिडेंट, 2 अदर मेंबर, 1 ऑफ देम शुड बी वुमन। और ये सबको अपॉइंट कौन करेगा, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। ये सबको प्रेसिडेंट और मेंबर्स को कौन अपॉइंट करेगी, सेंट्रल गवर्नमेंट। आप डिस्ट्रिक्ट फोरम में कब कंप्लेंट फाइल करोगे, जब आपका वैल्यू ऑफ कंपनसेशन शुड नॉट एक्सीड 20 लाख। मतलब अगर आपको कंज्यूमर को जो गुड्स डिफेक्टिव या तो डेफिशिएंट सर्विसेज हुआ है, अगर उसमें उनको नुकसान 20 लाख से कम हुआ है, अगर वैल्यू ऑफ कंपनसेशन लेस देन 20 लाख है, तो आपको डिस्ट्रिक्ट फोरम में फाइल करना है। उसके बाद स्टेट कमीशन, एक प्रेसिडेंट होता है, 2 अदर मेंबर जिसमें से एक फीमेल मेंबर, सेम है, अपॉइंट स्टेट गवर्नमेंट करती है, पूरा का पूरा ये सेम है कि इसमें मेंबरशिप कैसी होती है। बट कॉम्पनसेशन आपका 20 लाख से ज्यादा अप टू 1 करोड़ है। अगर आपका डिफेक्टिव गुड्स या डेफिशिएंट सर्विसेज में जो कंपनसेशन फाइल किया जा रहा है वो 20 लाख से लेकर 1 करोड़ के बीच में है, देन आपको कंप्लेंट फाइल स्टेट कमीशन में करना है। नेशनल कमीशन में कब करना है, तो सबसे पहले इसकी मेंबरशिप देखो, एक प्रेसिडेंट, 2 मेंबर नहीं, अब 4 मेंबर होना चाहिए, जिसमें से एक फीमेल मेंबर का होना जरूरी है। और अब इनको सेंट्रल गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी, स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट नहीं करेगी। और आप डायरेक्ट अगर फाइल करना चाहते हो नेशनल कमीशन में, तो आपका वैल्यू ऑफ कंपनसेशन होना चाहिए 1 करोड़ से ऊपर। बोलोगे सर क्या अगर मेरा डिस्ट्रिक्ट फोरम से बात नहीं बना तो नेशनल कमीशन में जाने के लिए 20 लाख से ज्यादा होना जरूरी है? नहीं, अगर आपको डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से आप सेटिस्फाइड नहीं हो, डिस्ट्रिक्ट सबसे पहले आप कंप्लेंट फाइल करोगे,
मान लो आपका 20 लाख से कम भी है कॉम्पनसेशन, तो आप डिस्ट्रिक्ट फोरम जाते हो, अगर इनसे सेटिस्फाइड नहीं हो देन आप अपील फाइल करो 30 दिनों के अंदर, कहाँ पे, स्टेट कमीशन को। फिर स्टेट कमीशन एक ऑर्डर पास करेगी, अगर आप इनके भी ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं हो तो आप डायरेक्ट नेशनल कमीशन में फाइल करो, 30 दिनों के अंदर अपील फाइल करो। और अपील अगेंस्ट नेशनल कमीशन, अब बोलोगे मैं नेशनल कमीशन के ऑर्डर से भी सेटिस्फाइड नहीं हूँ, तो आपने कंप्लेंट दायर करना है कहाँ पे, सुप्रीम कोर्ट में। एंड सुप्रीम कोर्ट अपना माई बाप है, सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो होगा वो फाइनल होगा, आप उससे आगे नहीं जा सकते। बताओ, तो आप बोलोगे डायरेक्ट नेशनल कमीशन, अगर आपका 20 लाख से कॉम्पनसेशन 1 करोड़ तक है तो नेशनल कमीशन जाना है, लेकिन नेशनल कमीशन आने का दूसरा रास्ता डिस्ट्रिक्ट कमीशन के ऑर्डर से अपील फाइल करके भी आप जा सकते हो। क्लियर है? नेक्स्ट आ जाओ, इंडेक्स पे आ जाओ, अपने को मालूम होना चाहिए साथ साथ। नेक्स्ट टॉपिक आता है व्हाट कैन बी द ऑर्डर पास्ड बाय कंज्यूमर फोरम। चलो आपने 3 टियर रिड्रेसल मैकेनिज्म का यूज करके और कंप्लेंट फाइल भी कर दिया, तो बताओ अब ऑर्डर क्या क्या फाइल कर सकती है कंज्यूमर फोरम, कंज्यूमर कोर्ट, जो डिस्ट्रिक्ट फोरम है, जो आपका नेशनल कमीशन है, जो आपका स्टेट कमीशन है, ये लोग क्या क्या ऑर्डर फाइल कर सकते हैं। मतलब आपने बोला सर मुझे डिफेक्टिव गुड्स मिला है, मुझे डेफिशिएंट सर्विसेज मिला है, तो वो क्या क्या ऑर्डर देंगे वो हम यहाँ पे पढ़ेंगे। ये पढ़ने के पहले आ जाओ कुछ पहले क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, आप इस क्वेश्चंस का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, मैंने इसको वेबसाइट पे अभी नहीं किया है शेयर। थ्री टियर रिड्रेसल एजेंसीज अंडर द एक्ट। कहता है मुकुल परचेज अ डीजल फॉर ₹30 lakhs फ्रॉम एन ऑटोमोबाइल कंपनी। मुकुल ने एक डीजल 30 लाख रुपए का एक ऑटोमोबाइल कंपनी से खरीदा, कंपनी एंड फाउंड इट डिफेक्टिव, मतलब डिफेक्टिव गुड्स मिला। डिस्पाइट मेनी कंप्लेंट द डिफेक्टिव वाज नॉट रेक्टिफाइड, ही फाइल अ कंप्लेंट इन द स्टेट कमीशन। बताओ इसका कॉम्पनसेशन कितना है, 20 लाख से ऊपर है, तो ये कहाँ पे फाइल करेगा कंप्लेंट, ऑब्वियसली स्टेट कमीशन में, क्योंकि 20 लाख तक अगर है तो वो डिस्ट्रिक्ट फोरम में जाएगा, अदरवाइज डायरेक्ट स्टेट कमीशन में जाएगा। बट वाज नॉट सेटिस्फाइड विद द ऑर्डर, लेकिन ये स्टेट कमीशन की ऑर्डर से भी भाई साहब सेटिस्फाइड नहीं है। बताओ अगर स्टेट कमीशन के ऑर्डर से सेटिस्फाइड नहीं है तो नेशनल कमीशन चले जाओ। और इन्होंने 30, तो वेयर कैन अपील इन हाउ मेनी डेज, कहाँ अपील इसको फाइल करना चाहिए कितने दिनों में, तो क्या लिखोगे, अपील कैन बी फाइल्ड विद द नेशनल कमीशन विद इन 30 days आफ्टर पासिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, प्रभाकर, प्रभाकर एक भाई साहब है, परचेज ISI मार्क इलेक्ट्रिकल आयरन फ्रॉम भारत इलेक्ट्रिकल्स। अभी हम लोग देखेंगे जब भी आप कोई इलेक्ट्रिक गुड्स खरीद रहे हो तो आपने जरूर देखना चाहिए उस गुड्स पे ISI मार्क है या नहीं है। अगर आप ISI मार्क गुड्स नहीं खरीदते तो आप फिर ना कंज्यूमर कोर्ट में आप नहीं जा सकते कहीं ना कहीं, क्योंकि अपने, और जाओगे भी तो वो लोग मना करेंगे, वहां पे जरूर आपको बोलेंगे कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं पूरी करी, आप क्वालिटी वाले गुड्स नहीं खरीद रहे। तो इसलिए तो ISI मार्क गुड्स खरीदा। While using, he found that it was not working properly. बाद में पता चला ये प्रॉपर काम नहीं कर रहा। He approached the seller and complained for the same. इसने कंप्लेंट फाइल किया। Seller asked the manufacturer to replace the iron. Seller ने मैन्युफैक्चरर को रिप्लेस करने के लिए बोला, बट मैन्युफैक्चरर ने रिफ्यूज कर दिया। भारत इलेक्ट्रिकल डिसाइड टू फाइल अ कंप्लेंट इन द कंज्यूमर कोर्ट। अब भारत इलेक्ट्रिकल ने बोला इधर से काम नहीं बनेगा, अब मुझे क्या करना पड़ेगा, कंप्लेंट फाइल करना पड़ेगा। पर वाकर कंप्लेंट नहीं फाइल करने की बात कर रहा, भारत इलेक्ट्रिकल। मुझे बताओ क्या भारत इलेक्ट्रिकल कंप्लेंट फाइल कर सकता है? ये भाई साहब तो कंज्यूमर के डेफिनेशन भी नहीं आते, क्योंकि अगर आप कोई सामान परचेज करते हो फॉर रीसेल पर्पस, फॉर कमर्शियल पर्पस, तो आप कंज्यूमर की डेफिनेशन से बाहर है। बताओ ये भारत इलेक्ट्रिकल डू दिस? बताओ नहीं कर सकता। नो, भारत इलेक्ट्रिकल कैन नॉट डू दिस बिकॉज ही इज नॉट अ कंज्यूमर। बिकॉज कंज्यूमर वही होता है जो रीसेल पर्पस के लिए सामान को परचेज नहीं करता। हु कैन फाइल अ कंप्लेंट इन दिस केस? कौन कंप्लेंट फाइल कर सकता है? तो प्रभाकर फाइल कर सकता है, बिकॉज ही इज अ कंज्यूमर। नेम द कंज्यूमर राइट व्हाट ही कैन एक्सरसाइज। अभी हमने राइट नहीं पढ़ा है। नेक्स्ट आज, नरेश परचेज अ BMW कार फॉर ₹50 लाख ऑन इंस्टॉलमेंट। नरेश ने BMW कार खरीदी 50 लाख रुपए में ऑन इंस्टॉलमेंट। ऑब्वियसली अगर इंस्टॉलमेंट पे भी खरीदते हो तो आप कंज्यूमर के डेफिनेशन में आ जाते हो।
फ्री नहीं होना चाहिए बस। He found that engine of the car was defective, मिल गया, defective goods मिला इसको। Despite many complaint to BMW motor, defect was not rectified। अब क्या करेगा ये, कंप्लेंट फाइल करेगा। He filed a complaint in the state commission। मतलब स्टेट कमीशन में जाना था, बिल्कुल 20 लाख से अगर ऊपर कॉम्पनसेशन है अप टू ₹1 करोड़, तो उसको स्टेट कमीशन में जाना चाहिए। बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद इट्स ऑर्डर। लो, स्टेट कमीशन के ऑर्डर से भी सेटिस्फाइड नहीं है, अब क्या करना चाहिए, ही शुड फाइल अपील। किसके अगेंस्ट, अगेंस्ट द ऑर्डर ऑफ द स्टेट कमीशन। किसको फाइल करना चाहिए, नेशनल कमीशन को। कितने दिन में फाइल करना चाहिए, 30 डेज आफ्टर द पासिंग ऑफ द ऑर्डर ऑफ स्टेट कमीशन। ठीक है। अब फार्मर, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आप क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लेते जाना साथ साथ, मैंने फिर भी बोल रहा हूं, मैं वेबसाइट पे मैंने अपलोड नहीं किया इन क्वेश्चंस को अभी। A farmer purchased seeds worth ₹20,000 from भारत फर्टिलाइजर्स। भारत फर्टिलाइजर से 20,000 का बीज खरीदा फॉर एग्रीकल्चर पर्पस। Seeds were very costly and they were hybrid variety. अब after 6 months he noticed that agriculture produced was not up to expected standard. Defective goods मिला इसको। He reported this matter to the seller but he refused to accept the liability. Seller ने मना कर दिया। अब बताओ वो क्या करेंगे, फिर कंप्लेंट फाइल करेंगे। और ऑब्वियसली ये कंज्यूमर की डेफिनेशन में फार्मर आ रहे हैं, तो इनको कंप्लेंट फाइल कहाँ पे करना है, यही पूछ रहा है इस क्वेश्चन में, वेयर ही कैन फाइल ए कंप्लेंट। तो बता 20 लाख से कम है इसका कॉम्पनसेशन, तो ये डिस्ट्रिक्ट फोरम में फाइल करेंगे। अगर डिस्ट्रिक्ट फोरम से सेटिस्फाइड नहीं होते देन विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर आप स्टेट कमीशन जा सकते हो। अगर उनसे भी सेटिस्फाइड नहीं है तो विद इन 30 डेज ऑफ द ऑर्डर आप नेशनल कमीशन जा सकते हो। उधर से भी सेटिस्फाइड नहीं है तो आपने सुप्रीम कोर्ट जाना है। ठीक है, आ जाओ अपने वेबसाइट पे। हम लोग पढ़ रहे थे कि आपने चलो कंप्लेंट फाइल कर दिया, अब वहां पे वो लोग क्या क्या सुनवाई कर सकते हैं, क्या क्या ऑर्डर फाइल कर सकते हैं, तो ये क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है। सबसे फर्स्ट तीन, तो यहाँ पे देखो 4 आर है, 4 आर है, 4 3 नहीं 4 आर है। रिमूव द डिफेक्टिव गुड्स। कोर्ट क्या बोल सकती है उस सेलर को या तो मैन्युफैक्चरर को कि आप इस डिफेक्टिव गुड्स को रिमूव करें, आप इस डिफेक्टिव गुड्स को रिप्लेस करें, आप इस कंज्यूमर का पैसा वापस रिफंड कर दें, आप रीजनेबल अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन दें इनको, जो भी इनको लॉस हुआ है उसको रीजनेबल अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन दें। 4 आर बोल दिया, बताओ क्या क्या। आप इस डिफेक्ट को रिमूव करें, आप इनके गुड्स को रिप्लेस कर दें, आप इनको पैसे रिफंड कर दें, आप इनको रीजनेबल प्राइस ऑफ कॉम्पनसेशन पे करें। बताओ, कुछ भी दे सकते हैं, ये एक में भी ऐसा हो सकता है, ऐसा कंटेंट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ, इसमें से कुछ भी ऑर्डर पास किया जा सकता है। तो क्या क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है, रिप्लेस हो सकता है, रिफंड हो सकता है, रीजनेबल अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन हो सकता है। पनिटिव डैमेजेस टू इनएप्रोप्रिएट सर्कमस्टांसेस, अगर बहुत ज्यादा मैटेरियल सर्कमस्टांसेस हैं, बहुत ज्यादा मतलब बहुत ज्यादा नुकसान हुआ है, तो कुछ पनिटिव डैमेजेस पेनल्टी लगाया जा सकता है। डिसकंटिन्यू अनफेयर और रेस्ट्रिक्टिव ट्रेड प्रैक्टिसेस, ये चेतावनी दी जा सकती है कि आप इस ऐसे अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस को बंद करें। नॉट टू ऑफर हजार्ड्स गुड्स फॉर सेल, आप ऐसे गुड्स को वापस फिर से हजार्ड्स गुड्स जो हैं, जो बेकार के गुड्स है, गलत गुड्स है, अनसेफ प्रोडक्ट है, मत बेचिए। विड्रॉ द हजार्ड्स गुड्स फ्रॉम सेल, आप इसको मार्केट से विड्रॉ करें। चीज मैन्युफैक्चरर, मैन्युफैक्चरिंग उनका बंद कर सकते हैं। और एक होता है ये आपका सेपरेट एमसीक्यू में भी ये लास्ट वाला पॉइंट पूछा जाता है, टू पे एनी अमाउंट, ब्रैकेट अभी मत पढ़ना, टू पे एनी अमाउंट टू बी क्रेडिटेड टू द कंज्यूमर वेलफेयर फंड। एक गवर्नमेंट का अपना फंड बनाया गया, जैसे अभी आया ना कोविड-19 में पीएम केयर फंड, वैसा ये कंज्यूमर वेलफेयर फंड है। आपको बोला जा सकता है आप कुछ पैसे उनमें जमा करवाएं। कितना बोला जा सकता है, तो जितना उनका डिफेक्टिव गुड्स या डेफिशिएंट सर्विसेज हुआ है उसका मिनिमम 5%, मैक्सिमम कुछ भी, मिनिमम 5%। तो बताओ ऑर्डर क्या क्या पास कर सकती है कंज्यूमर फोरम, देखा आपने, रिमूव किया जा सकता है, रिप्लेस किया जा सकता है, टू पे रीजनेबल अमाउंट ऑफ कॉम्पनसेशन टू द बायर किया जा सकता है, रिफंड कर दिया जा सकता है, पनिटिव डैमेजेस लगाया जा सकता है, टू स्टॉप द अनफेयर ट्रेड प्रैक्टिसेस, मैन्युफैक्चरिंग रोका जा सकता है, कंज्यूमर वेलफेयर फंड को मिनिमम 5% ऑफ डिफेक्टिव गुड्स और डेफिशिएंट सर्विस आपको देना पड़ सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना आता है कंज्यूमर राइट्स अंडर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। कंज्यूमर के कुछ राइट्स होते हैं। कंज्यूमर राइट का मतलब ये कंज्यूमर को अगर राइट नहीं मिला तो वो कंप्लेंट फाइल कर सकता है। कंज्यूमर के राइट उनको मालूम होना चाहिए कि मेरी राइट क्या है,
फिर देखेंगे हम लोग यहाँ से उनको क्वेश्चन क्या क्या आ सकता है, अपने को यहाँ से कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब भूल जाओ सीबीएसई का टाइम गया कि आपको ऐसा पूछा जाएगा व्हाट आर द कंज्यूमर राइट। ऐसा होगा तो बहुत अच्छी बात है, आप पेपर में फिर तो एक तरह से आपका एक गोल्डन अटेम्प्ट होगा, बट फिर भी आपको अच्छे से पढ़ना है ताकि आप केस स्टडी तुरंत चुटकियों में अटेम्प्ट कर पाए। तो कंज्यूमर का राइट में देखो क्या क्या है, आ जाओ पढ़ते। देखो पहला राइट होता है राइट टू सेफ्टी। सिर्फ आपने रटना नहीं है, आपने कीवर्ड्स को टारगेट करना है। इसका मतलब क्या है? पहला राइट है राइट टू सेफ्टी। राइट टू सेफ्टी का मतलब क्या है कि कंज्यूमर को सेफ्टी गुड्स लेने का राइट है। कहता है राइट टू बी प्रोटेक्टेड अगेंस्ट द गुड्स एंड सर्विसेज विच आर हैजर्ड्स टू लाइफ एंड हेल्थ। दो वर्ड आपको टारगेट करना है, ऐसे गुड्स उसको ना मिले जो उसके लाइफ और उसके हेल्थ के लिए नुकसान हो। एग्जाम्पल, इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस नॉट कंफर्मिंग द सेफ्टी नॉर्म्स माइट कॉज सीरियस इंजरी। देयरफॉर कंज्यूमर को वही गुड्स लेना चाहिए, वही इलेक्ट्रिकल अप्लायंस लेना चाहिए जो आईएसआई मार्क। ठीक है, तो कंज्यूमर को राइट है कि उसको वही गुड्स मिले जो उसके लाइफ और हेल्थ के लिए डेंजरस ना हो। दो वर्ड आपको बोला, लाइफ और हेल्थ। ठीक है, तो इलेक्ट्रिकल मान लो एग्जांपल मैंने दिया इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस अगर मिला और वो अगर आईएसआई मार्क नहीं है तो कंज्यूमर को खरीदना भी नहीं चाहिए। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, कंज्यूमर के पास राइट है कि उसके पास कंप्लीट इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट हो। तो प्रोडक्ट के बारे में ए टू जेड जानकारी होना चाहिए। उसका मैन्युफैक्चरर कौन है, उसकी प्राइस कितनी है, मार्केट में कितने में मिल रहा है, उस प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है, कितना मैन्युफैक्चरिंग डेट उसका क्या है, कब तक के लिए वैलिडिटी है, सब कुछ मालूम होना चाहिए, इंक्लूडिंग इट्स इंग्रेडिएंट, डेट ऑफ मैन्युफैक्चर, प्राइस, क्वांटिटी, डायरेक्शन फॉर यूज एक्सेट्रा। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड सिंपल है। ठीक है, इसीलिए जब भी आप कोई प्रोडक्ट खरीदते हो ना तो उसके साथ उसका लेबल अटैच होता है ताकि आपको इस राइट से वंचित ना किया जाए। राइट टू चूज, कंज्यूमर के पास राइट है कि वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर सकता है। एट कंपेटिटिव प्राइस भी हो सकता है, मतलब बिल्कुल आपको ना वैरायटी ऑफ गुड्स एट कंपेटिटिव प्राइस मिल रहा है, एट रीजनेबल प्राइस मिल रहा है। तो कंज्यूमर हैज फ्रीडम टू चूज फ्रॉम अ वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एट कंपेटिटिव प्राइसेस। मतलब मार्केटर को ऑफर करना चाहिए वाइड वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट इन टर्म्स ऑफ क्वालिटी, ब्रांड, प्राइस, साइज। मतलब जो आदमी सेलर है वो ऐसा ना बोले कि आपको खरीदना है तो यही खरीदना है, दूसरा देंगे तो हम महंगा देंगे। ठीक है, मतलब एक सेम प्राइस, सेम नेचर का अलग अलग ब्रांड जो है, जो कंपेटिटिव प्राइस पे मिल रहे हैं, सेलर को वो प्रोडक्ट डिस्प्ले करना चाहिए, कंज्यूमर को उसके बारे में बताना चाहिए। तो कंज्यूमर के पास राइट टू चूज द वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एट इट्स कंपेटिटिव प्राइस है। तीन राइट बोला, राइट टू सेफ्टी, आपको लाइफ और हेल्थ को टारगेट किया जा रहा है। राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, प्रोडक्ट के बारे में सभी जानकारी होनी चाहिए। राइट टू चूज फ्रॉम वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट एट कंपेटिटिव प्राइसेस। राइट टू बी हर्ड, कंज्यूमर को सुनवाई का अधिकार है। मतलब कंज्यूमर हैज ए राइट टू फाइल अ कंप्लेंट एंड टू बी हर्ड इन केस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन। अगर कंज्यूमर को कोई डिफेक्टिव गुड्स या डिफिशिएंट सर्विसेज मिलता है तो कंज्यूमर को कंप्लेंट करने का राइट है। बिल्कुल, तभी तो आप पढ़ रहे थे 3 tier रिड्रेसल मैकेनिज्म। ठीक है, राइट टू सीक रिड्रेसल, कंज्यूमर के पास राइट है टू गेट रिलीफ। तभी तो आपने पढ़ा कि कंज्यूमर को क्या क्या रिलीफ मिल जा सकता है। अभी अभी आपने पढ़ा था, ये देखो कंज्यूमर को ये बहुत सारी रिलीफ दी गई थी। क्यों दी गई थी? क्योंकि ये कंज्यूमर का राइट है कि ये रिलीफ इनको मिले। उसके बाद कंज्यूमर राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, कंज्यूमर के पास राइट है कि उनको एजुकेट किया जाए, उनको अपडेट किया जाए, नए नए प्रोडक्ट के बारे में बताया जाए। इसीलिए गवर्नमेंट की रिसेंट जब भी आप मैगजीन्स पढ़ोगे उसमें आपको नए नए प्रोडक्ट के बारे में भी बताया जाता है। कंज्यूमर हैज अ राइट टू एक्वायर नॉलेज एंड टू बी वेल इन्फॉर्म्ड कंज्यूमर थ्रू आउट द लाइफ। उसको मालूम होना चाहिए कि उसके पास क्या क्या राइट है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, उसको कहाँ कंप्लेंट फाइल करना है, वो कंज्यूमर की डेफिनेशन में आता है या नहीं आता, अगर वो कंप्लेंट फाइल करता है तो उसको रिलीफ मिलेगा या क्या रिलीफ मिलेगा, ये सब के बारे में उसको नॉलेज होना चाहिए। बताओ, अब जहां पे कंज्यूमर को कुछ राइट मिला है ना, वहां पे कंज्यूमर की कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज भी जरूर है कि भाई साहब आपको अपनी जिम्मेवारी निभानी पड़ेगी, है कि नहीं? बिल्कुल, जहां राइट है वहां रिस्पॉन्सिबिलिटी। अगर आपको किसी ने अधिकार दिया है तो आपको रिस्पॉन्सिबल होना पड़ेगा उसके लिए। तो क्वेश्चन आता है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहली जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो देखो यहाँ पे लिखा है, अवेयर रहो आप। क्या अवेयर रहो?
अबाउट वेरियस गुड्स एंड सर्विसेज जो मार्केट में अवेलेबल हैं। और जब भी आप अपने राइट टू चूज का यूज करो, जब भी आप चॉइस करो बिटवीन वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, तो वही प्रोडक्ट आप सेलेक्ट करना जो आप प्रॉपर आपको क्वालिटी वाला लगे, जिसमें क्वालिटी स्टैंडर्ड्स हो। आप पूरा प्राइस वगैरह क्वालिटी सब कुछ मैच कर लो, उसके बाद ही आप प्रोडक्ट का सिलेक्शन करना, उसके बिना आप प्रोडक्ट का सिलेक्शन मत करना। तो पहला तो हो गया अवेयर रहो अबाउट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट। स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स, स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स का मतलब आप वही प्रोडक्ट खरीदे जो स्टैंडर्डाइज्ड हो। बोलोगे सर स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स क्या क्या होती है? तो देखो, अगर आप इलेक्ट्रिकल गुड्स खरीद रहे हैं तो इलेक्ट्रिकल गुड्स में आपको टारगेट करना चाहिए आईएसआई मार्क वाले गुड्स। आपको वही प्रोडक्ट खरीदना चाहिए जिसपे आईएसआई मार्क हो। देखो ये होता है आईएसआई मार्क। अगर आप कोई भी फूड प्रोडक्ट खरीद रहे हो तो आपको वही प्रोडक्ट खरीदना चाहिए जिसपे एफपीओ मार्क हो। ये देखो, ये होता है एफपीओ मार्क गुड्स। उसके बाद हॉलमार्क ऑन ज्वेलरी, अगर आप ज्वेलरी खरीद रहे हो तो ज्वेलरी पे वही आपको ज्वेलरी खरीदनी चाहिए जिसपे हॉलमार्क है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट देखो, ये है मार्क्स इंडिकेटेड इन डिफरेंट क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का मार्क, एफपीओ का मार्क, आईएसआई का मार्क, हॉलमार्क का मार्क। उसके बाद तो पहला मैंने बोला आप अवेयर रहो अबाउट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट अवेलेबल इन द मार्केट। दूसरा मैंने बोला आप वही प्रोडक्ट खरीदो जो स्टैंडर्डाइज्ड हो, लाइक आईएसआई हो गया, एफपीओ हो गया, हॉलमार्क हो गया। रिस्क, रिस्क में आप देखो हर एक प्रोडक्ट के साथ, हर एक गुड्स और सर्विसेज के साथ क्या क्या रिस्क एसोसिएटेड है उसके बारे में समझो, और देखो ये प्रोडक्ट आपके लिए सेफ है या प्रोडक्ट सेफ नहीं है। रीड लेबल्स केयरफुली, लेबल को ध्यान से पढ़ो ताकि उस प्रोडक्ट से रिलेटेड सभी इंफॉर्मेशन आपको प्रॉपरली मिल जाए कि इसका मैन्युफैक्चरिंग डेट क्या है, एक्सपायरी पीरियड क्या है, मैन्युफैक्चरर कौन है, प्रॉपर प्राइस वगैरह मेंशन है या नहीं है, कैसे यूज करना है, इसके इंग्रेडिएंट क्या है। तो लेबलिंग आपको सब कुछ उसमें पढ़ लेना है पहले। बी ऑनेस्ट इन योर डीलिंग, आप ऑनेस्टी के साथ डीलिंग करें, मतलब आप गलत तरीके से प्रोडक्ट को अगर खरीदेंगे, ब्लैक मार्केटिंग हो गया, होर्डिंग हो गया, ऐसी चीजों में खरीदोगे तो आप कंप्लेंट फाइल नहीं कर पाओगे। आप जब भी खरीदे आप सिर्फ और सिर्फ लीगल गुड्स ही खरीदे, ठीक है। और कैश मेमो, अभी अभी आपने देखा था, अगर आपके पास इनवॉइस नहीं है, आपके पास कैश मेमो नहीं है, तो आप कंप्लेंट फाइल नहीं कर पाओगे। फाइल अ कंप्लेंट इन एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम, ठीक है। तो आप एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम के बारे में जानकारी लें, आपको पता करें कि आप कहाँ पे आपको कंप्लेंट फाइल करना है और वहीं पे आप कंप्लेंट फाइल करें अगर आपको कोई डिफेक्टिव गुड्स या डेफिशिएंट सर्विस मिलता है। बताओ, तो सिंपली आपको रेड मार्क देखकर ही सब कुछ आपको पता चल रहा होगा क्या है। अवेयर रहना है अबाउट वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट, स्टैंडर्डाइज्ड गुड्स ही सिर्फ आपको खरीदना है। आपको एनालाइज करना है सभी के लिए रिस्क एसोसिएटेड क्या क्या है और वो आपके लिए सेफ्टी है या नहीं है। लेबल को ध्यान से पढ़ो, आप अपने डीलिंग में ऑनेस्ट रहो, जब भी आप सामान खरीदो कैश मेमो मांगो, और कंप्लेंट कहाँ पे फाइल करना है इसके बारे में पहले जानकारी लो, ठीक है। यहाँ पे अपना खत्म होता है कंज्यूमर के राइट एंड कंज्यूमर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज। आज हम कुछ केस स्टडीज हम देखते हैं कैसे क्वेश्चन में आपको टारगेट किया जा सकता है। कहते हैं रामा who was a vegetarian went to a bakery and bought a vanilla cake। वो बेकरी के शॉप पे गए और वहां से एक वेनिला केक खरीदा। On reaching the home, she found that it had non-vegetarian content। इस पे non-vegetarian content था। Neither the advertisement nor the packaging of the product displayed that the product has non-vegetarian content। आपको पता है इंडियन मार्केट में वेज प्रोडक्ट पे ग्रीन डॉट लगा होता है और नॉन वेज प्रोडक्ट पे रेड डॉट लगा होता है। ऐसा कुछ भी उस पे मेंशन नहीं किया गया था जिससे रामा को ये पता चले कि ये प्रोडक्ट नॉन वेजिटेरियन है। क्या रामा एबल है कि वो कॉम्पनसेशन क्लेम कर सकती है? तो बिल्कुल। कौन सा राइट वायलेट किया गया? तो सबसे पहले यस ही कैन क्लेम कॉम्पनसेशन बाय फाइलिंग कंप्लेंट इन द एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम। बताओ कौन सा राइट वायलेट किया गया? तो यहाँ पे कौन सा राइट वायलेट किया गया? आपने अभी देखा कंज्यूमर के पास कौन सा राइट होता है? राइट टू बी इन्फॉर्म्ड। उस पे कहीं भी ये मेंशन नहीं किया गया था प्रोडक्ट में नॉन वेजिटेरियन इंग्रेडिएंट है। तो उसको कहाँ पे उसको कौन सा राइट वायलेट कर दिया उसने? तो राइट टू बी इन्फॉर्म्ड, ठीक है। उसके बाद गोलू बाउट एन आयरन फ्रॉम सिद्धू इलेक्ट्रिकल्स। गोलू ने एक आयरन खरीदा, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट है, उसको वही प्रोडक्ट खरीदना चाहिए जो आईएसआई मार्क हो। शी गॉट एन इलेक्ट्रिकल शॉक व्हाइल यूजिंग द आयरन, वो आयरन यूज कर रही थी।
ठीक है, इस क्वेश्चन में कहीं भी ISI मार्क के बारे में जिक्र नहीं किया गया था। जब भी उसको उसने यूज किया तुरंत उसको क्या लगा, शॉक लगा। विच कंज्यूमर राइट यहाँ पे वायलेट किया गया। मैंने पहले ही बोला था कंज्यूमर के पास राइट टू सेफ्टी होता है। अगर लाइफ और हेल्थ से रिलेटेड केस स्टडी है कि कोई कंज्यूमर ने प्रोडक्ट खरीदा जो उसके लाइफ और हेल्थ के लिए नुकसान है, बताओ ये तो लाइफ के लिए नुकसान है, तो ये राइट टू सेफ्टी को वायलेट किया गया। कैवेट वेंडिटर का मतलब क्या होता है, तो कैवेट इम्पटर होता था पुराना रूल, लेट द बायर बीवेयर। नया रूल क्या है, कैवेट वेंडिटर, लेट द सेलर बीवेयर। उसके बाद कहता है कंज्यूमर हैज द राइट टू फाइल अ कंप्लेंट इन केस ऑफ डिससैटिस्फैक्शन विद गुड्स और सर्विसेज। विच कंज्यूमर राइट, कौन सा कंज्यूमर राइट है बताओ, तो ये राइट टू बी हर्ड है। अगर आप कंप्लेंट फाइल कर सकते हो तो वो कौन से राइट में लिखा गया था, राइट टू बी हर्ड, आपको सुनवाई का अधिकार है। आप एप्रोप्रिएट कंज्यूमर फोरम में जाकर कंप्लेंट फाइल कर सकते हो। उसके बाद हिमेश आफ्टर कंप्लीटिंग हिज ग्रेजुएशन स्टार्टेड वर्किंग विद अ मल्टीनेशनल कंपनी इन दिल्ली, but due to ill health of his parent he had to go back with his village, बताओ, to his village, उसको अपने गांव जाना पड़ा। there he noticed that villagers were literate but ignorant about their right। वहां पे उसने क्या देखा कि सब पढ़े लिखे लगभग लोग हैं, बट लोगों को अपने राइट के बारे में सब लोग क्या है, बिल्कुल लोग यूज नहीं कर रहे, इसको इग्नोरेंट नेचर के। many vegetable vendors were using stone as weight to sell their vegetables, मतलब गलत तरीके से वेट किया जा रहा है। Some shopkeepers were selling food items without having FPO mark, food item बेचे जा रहे हैं without having FPO mark। Villagers did not find anything wrong with these practices, villagers ignorant nature के हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है इन चीजों से। So to create awareness, some villagers Himesh decided to publish a weekly journal, जन जागृति। उन्होंने क्या किया, हिमेश ने एक पब्लिश किया क्या, वीकली जर्नल, जिसमें जन जागृति। तो बताओ कौन से राइट को हिमेश ने एक्सरसाइज किया, तो बताओ एक कंज्यूमर का क्या राइट होता था, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन। कंज्यूमर को मालूम होना चाहिए कि उसके राइट क्या है, उसके रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या है, यही सब ये पब्लिश कर रहा था इस वीकली जर्नल में। तो कौन सा राइट इन्होंने फॉलो किया है सबके लिए, राइट टू कंज्यूमर एजुकेशन, ये कंज्यूमर को एजुकेट कर रहे हैं। On the occasion of धनतेरस पे मिस्टर आकाश went to market for purchasing utensils। धनतेरस पे बर्तन खरीदने गए भाई साहब। He bought pressure cooker from a shop, प्रेशर कुकर खरीदा। The shop was overcrowded on the festival, बहुत सारी भीड़ होती है। So he did not obtain the cash memo, कैश मेमो नहीं लिया। अरे भीड़ है तो क्या कैश मेमो ही नहीं लोगे, कैश मेमो नहीं लिया मतलब आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं करी। रिस्पॉन्सिबिलिटी था कि नहीं कैश मेमो ले, तो बताओ। नेक्स्ट डे, और देखो इसने कोई सर्टिफिकेशन भी चेक नहीं करा, मतलब कौन सा इलेक्ट्रिकल प्रोडक्ट है, ISI मार्क लेना चाहिए। नेक्स्ट डे हिज वाइफ यूज्ड द कुकर व्हिच वाज बस्टेड एंड हिज वाइफ सफर्ड इंजरीज, फट गया कुकर। आइडेंटिफाई एंड एक्सप्लेन द कंज्यूमर लायबिलिटीज व्हिच हैव नॉट डिस्चार्ज बाय मिस्टर आकाश। मिस्टर आकाश ने कौन सी अपनी लायबिलिटी पूरी नहीं करी, कौन सी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी। भाई साहब की पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी कैश मेमो नहीं लिया, दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन सी वायलेट हुई, उसने ISI मार्क चेक नहीं। तो आपके पेपर में कुछ ऐसे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे केस स्टडी में। इन केस स्टडी से मेरा पर्पस ये आपको पता चल जाए आपका पढ़ने का नजरिया क्या होना चाहिए। तो हमने कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटीज पे देख लिया। आज एक और इंडेक्स में क्या क्या बचा है देखो, हमने कंज्यूमर राइट रिस्पॉन्सिबिलिटी, बस 2 टॉपिक बचे। इंपोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट, क्यों जरूरी हो गया कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट। देखा जाए तो हमने इंट्रोडक्शन में ही पढ़ लिया था कि आज के टाइम कंज्यूमर को अंडरवेट किया जा रहा है, मतलब सामान को अंडरवेटिंग किया जा रहा है, क्या कहते हैं एक्सप्लॉइटिव ट्रेड प्रैक्टिसेस किए जा रहे हैं, गलत वेट किया जा रहा है, गलत प्राइसिंग चार्ज की जा रही है, ठीक है, एडल्ट्रेशन वाले प्रोडक्ट, अनसेफ प्रोडक्ट बेचे जा रहे हैं, कंज्यूमर इग्नोरेंट नेचर का हो चुका है। ये सारी चीजों की वजह से कंज्यूमर प्रोटेक्शन का इंपॉर्टेंस ज्यादा बढ़ गया। तो इसका इंपॉर्टेंस क्या, एजुकेटिंग द कंज्यूमर, कंज्यूमर को एजुकेट करने के लिए एक्ट का आना जरूरी था। कंज्यूमर की राइट, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज, उनके रिलीफ को बताने के लिए एक्ट का आना जरूरी था, ठीक है। कंज्यूमर नीड टू बी ऑर्गेनाइज्ड इन फॉर्म ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन। इन इंडिया वी डू हैव कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस आल्सो। कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन आना था जो कंज्यूमर के बिहाफ पे काम करे, कंज्यूमर को उनकी राइट रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताए, उनके बारे में कंप्लेंट फाइल करे, उनको नए नए प्रोडक्ट के बारे में बताए, नए नए डिफेक्टिव गुड्स के बारे में बताए। तो हमारे इंडिया में कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन का जन्म इसी चैप्टर के बदौलत हुआ है, क्योंकि इन्होंने उनको राइट दिया है
कि आप भी कंज्यूमर के बिहाफ पे काम कर सकते हैं। कंज्यूमर को एक्सप्लॉइट किया जा रहा था, इसलिए ये चैप्टर जरूरी हो गया है। ठीक है, बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन जो होती है वो फाइनली सोसाइटी के चीजों को यूज करती है। लोग जो उनके यहाँ पे काम कर रहे हैं वो सोसाइटी के हैं, जो वो सामान बनाकर बेचते हैं वो भी सोसाइटी को ही बेचते हैं। तो बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वही प्रोडक्ट बेचें जो पब्लिक इंटरेस्ट में हो, जो पब्लिक के लिए सेफ हो। तो ये एक्ट उनके लिए आना जरूरी था। ये एक्ट लीगल प्रोटेक्शन टू कंज्यूमर को देने के लिए जरूरी था, क्योंकि इस एक्ट के आने के बाद डिस्ट्रिक्ट फोरम, स्टेट कमीशन, नेशनल कमीशन जैसे कोर्ट बनाए गए। इतने देर से हम बोले जा रहे हैं कि कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन, एनजीओ, बोलोगे सर ये कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन एनजीओ करते क्या है? तो देखो इनका काम क्या है। रोल ऑफ कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन और एनजीओ, ये एजुकेट करते हैं कंज्यूमर को, इनको एजुकेट करते हैं, इनको अपनी राइट बताते हैं, इनकी रिलीफ बताते हैं, इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज बताते हैं। ये पब्लिश करते हैं, क्या पब्लिश करते हैं? नए नए जर्नल्स पब्लिश करते हैं, वीकली जर्नल पब्लिश करते हैं, मंथली जर्नल, जिसमें लिखा होता है कि नए नए प्रोडक्ट क्या हो रहे हैं, नए नए मार्केट में डिफेक्टिव गुड्स कौन से आ रहे हैं। कंज्यूमर को कंज्यूमर की इश्यूज के बारे में बताते हैं ताकि आप अवेयर रहें, लोगों की गलतियों से सीखे। टेस्टिंग करते हैं कंज्यूमर के प्रोडक्ट को, नए नए प्रोडक्ट जब लॉन्च किए जाते हैं तो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन उनकी टेस्टिंग करती है। ये इनकरेज करते हैं कंज्यूमर को, ये कंज्यूमर को इनकरेज करते हैं कि भाई साहब आप कंप्लेंट फाइल करें। आप नहीं कंप्लेंट फाइल करोगे मतलब आप अपनी राइट टू फाइलिंग कंप्लेंट को वायलेट कर रहे हो। आपके पास रिड्रेसल का राइट है, रिलीफ लेने का राइट है, उसके बारे में बताते हैं कंज्यूमर को। ये लीगल असिस्टेंस देते हैं कंज्यूमर को। कंज्यूमर को किसी एडवोकेट पर जाने की जरूरत नहीं है, एडवोकेट के पास। ठीक है, इनको डायरेक्ट कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन से कंसल्ट करने हैं। बहुत सारे एनजीओ है, विदाउट एनी कॉस्ट ये लोग लीगल एडवाइस देते हैं। ये कंप्लेंट फाइल करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ न्यूमरस नंबर ऑफ कंज्यूमर्स। स्टार्टिंग में हमने जब देखा था हु कैन फाइल कंप्लेंट, वहीं पे हमने देखा था कि कंज्यूमर फाइल कर सकता है, रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन भी फाइल कर सकता है। तो वही लोग तो रजिस्टर्ड कंज्यूमर एसोसिएशन है जो कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, एग्जांपल्स इंडिया में कुछ ऐसे ऑर्गेनाइजेशन का नाम अगर मैं बताऊं, कंज्यूमर कोऑर्डिनेशन काउंसिल ऑफ दिल्ली, कंज्यूमर प्रोटेक्शन काउंसिल ऑफ अहमदाबाद, ऐसे बहुत सारे कंज्यूमर ऑर्गेनाइजेशंस बनाई गई है जो कंज्यूमर के बिहाफ पे कंज्यूमर को इनकरेज करते हैं, एजुकेट करते हैं, कंप्लेंट फाइल करते हैं, सब कुछ पीरियोडिकल जर्नल पब्लिश करते हैं। तो ऐसे काम है इनके। यहाँ पे हमने फ्रेंड्स कंप्लीट कर लिया है पूरा का पूरा अपना चैप्टर कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 1986। आज अब कुछ अगर केस स्टडीज थोड़े एक दो और बचे हैं उसको देख लेते हैं, और नहीं है तो फिर आप जिस भी बुक को रेफर कर रहे हो वहां से आप पूरी की पूरी केस स्टडी आप कर सकते हो, कोई भी टफनेस नहीं है। डाउनलोड आपको कहाँ से करना है नोट्स बता दिया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अटैच भी कर दे रहा हूँ। आप इस लेक्चर को फॉलो करें। बिलीव मी, एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट मेरी इतनी एक्सपीरियंस 6 साल की टीचिंग के साथ मैं कह रहा हूँ, आपको कहीं भी कोई क्लास लेने की जरूरत नहीं है। यू कैन स्कोर 100% मार्क्स इन योर बिजनेस स्टडीज by follow these notes and by follow my lectures। ठीक है, देखो कोई केस स्टडी यहाँ पे अगर कुछ बचा है तो देख लेते हैं। नहीं, तो अब आप अपने बुक के केस स्टडी जो भी आप बुक रेफर कर रहे हो वहां का केस स्टडीज आप एक बार देखकर गो थ्रू कर लो। पूरा का पूरा नोट्स मैंने कलरफुल चार्ट में आपको कवर करवा दिया है बहुत अच्छे तरीके से। मेरा टारगेट यही होता है आपको एक बेस्ट नोट्स दूं, बेस्ट लेक्चर विद मिनिमम टाइम में आपको रिवाइज करवा दूं, और आप इतने कम टाइम में लेक्चर को 3-4 बार कर लो तो फिर तो कोई दिक्कत। आपके पास पूरा का पूरा टाइम, पूरा साल अगर पड़ा है, आराम से 4 से 5 बार रिवीजन करो, और जरूर आप अपने रिजल्ट के बाद मुझे टेक्स्ट करो कि सर इससे हमें बहुत ज्यादा हेल्प हुआ है। इसीलिए मैंने एक नया ये यूट्यूब चैनल, इसीलिए विदाउट एनी फ्री ऑफ, विदाउट एनी कॉस्ट, फ्री एनी, विदाउट एनी प्रॉफिट मोटिव मैंने ये चैनल इनिशिएट किया। चलो दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।